हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज ग्रेविटेशन का मैं लास्ट वीडियो लेके आया हूँ। मेरे ख्याल से आपने पुराने वीडियो सब देख लिया होगा और अच्छे से स्टडी किया होगा और आपका ग्रेविटेशन लेसन मेरे साथ भी आपका भी खत्म होने जा रहा होगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि एक चींटी और एक हाथी, अगर मैं उसको अपने थर्ड फ्लोर पे से, मतलब बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे से अगर मैं नीचे फेंकता हूँ तो सबसे पहले कौन आएगा, और उन्हीं दोनों को उठा के अगर मैं वैक्यूम में लेके जाता हूँ तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। तो बहुत लोगों ने बहुत सारा आंसर दिया हुआ है, तो आप चेक कर लेना किसका आंसर सही था किसका आंसर गलत था। तो देखो दोस्तों, ये बात नहीं गलत है सही, क्योंकि आप लोग ने तुरंत आंसर दिया, ये सबसे अच्छी बात थी। गलत है सही नहीं ये मैटर नहीं करता, ओके। गलत सही सबसे होता रहता है। तो ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो तो आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही आंसर दे दिया, वो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं अब इसका आंसर देता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ जी मतलब स्मॉल वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हर ऑब्जेक्ट पे सेम एक्ट होता है, या तो हाथी हो या चींटी हो। ये नहीं कि हाथी बड़ा आदमी है उस पर ज़्यादा एक्ट होगा, चींटी छोटा आदमी उस पर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ जी जो अर्थ पे रहने वाले हर ऑब्जेक्ट पे सेम एक्ट होता है। कैसा होता है? सेम एक्ट होता है, ओके दोस्तों। तो मैंने जब उसको बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे से नीचे फेंका था दोनों को, तो अब सबसे पहले आपने जो बात बोला सही बात है, सबसे पहले हाथी नीचे आया और चींटी बाद में आया। बट दोस्तों मैंने ये चीज आपको बोला कि वैल्यू ऑफ जी दोनों पे सेम एक्ट हो रहा है, दोनों पे सेम एक्ट हो रहा है, तो दोनों बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से नीचे सेम आने चाहिए। बट दोस्तों वहां जब मैं अपने, क्योंकि मेरा थर्ड फ्लोर कहाँ है? एटमोस्फेयर में होगा, हवा होगा, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, किसका फ्रिक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, बॉयंट फोर्स, ये सब के कारण दोस्तों क्या हो रहा है कि जो हाथी का तो वेट बहुत ज्यादा है, हाथी का वेट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इन फोर्सेस का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बट चींटी का वेट बहुत कम है, जिसके कारण ये सब फोर्सेस के कारण उसका जो मतलब जिसका जो स्पीड था नीचे आने का, वो क्या हो जाता है? कम आज हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले हाथी नीचे आता है और चींटी बाद में आता है, किसके अंदर? जो मैंने थर्ड फ्लोर से बताया था। अब दूसरा सिचुएशन जो मैंने बताया, वैक्यूम के अंदर दोस्तों, वैक्यूम के मतलब अंदर कोई भी एयर नहीं होता और किसी तरह का फोर्स नहीं होता, बस छोड़ के ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के और कोई भी उसके अंदर फोर्सेस नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके। मैंने समझाया था कि हमें वहां कोई फोर्सेस नहीं रखना, बस क्या रखना है? ग्रेविटेशनल फोर्स रखना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वैल्यू ऑफ जी, दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? सेम एक्ट होगा, और दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम एक्ट होगा। इसीलिए वो जो हमारी चींटी है और जो हमारा हाथी है, वो दोनों सेम टाइम पे कहाँ आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी दोनों पे सेम एक्ट हो रहा है, और दोनों पे सेम एक्ट हो रहा है, जिसके कारण वो क्या आएंगे? नीचे आएंगे। बट वही मैंने जो बोला, अपने थर्ड फ्लोर से मैंने नीचे फेंका था, तो हाथी फटाक से नीचे आ जाता है, बट चींटी आराम से आता है। क्योंकि उसके स्पीड को अपोज कौन करता है दोस्तों? एयर। फ्रिक्शनल फोर्स किसके कारण जनरेट हो रहा है? एयर के कारण। बॉयंट फोर्स मतलब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जो फोर्सेस बॉयंट फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो उसके स्पीड को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, इसके कारण उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हाथी का वेट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इन फोर्सेस का उस पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा उस दिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा था। बाकी आपका कमेंट्स लिखने के लिए थैंक यू सो मच। आपने रिप्लाई दिया, गलत है सही है वो मैटर नहीं करता, फिर से बता रहा हूँ, ओके। आप करोगे तो मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो, ओके। तो चलो दोस्तों आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट उससे पहले हम समझेंगे ओनली पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी आप सभी को आता होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, पर कैसे स्टोर होगी? उसके स्टेट के कारण, उसके पोजीशन के कारण। ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो यही तो मैंने लिखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट एंड बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इज स्टेट और बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। और ऐसी एनर्जी जो स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने 8 में भी पढ़ा था, 9 में भी पढ़ा था और 10th में भी, और आगे भी मिलना है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और स्टेट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी, ओके। याद कर लो फटाफट। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था? mgh, ओके। ये भी पढ़ा था हमने। सही बोलो तो ये बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि 8, 9, 10 आपने पढ़ा था। डायरेक्ट मुझे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बता देना चाहिए, बट स्टार्टिंग से बताने की आदत है। mgh यही फॉर्मूला होता था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, आपको याद है? ये जब वैल्यू ऑफ जी जैसे जैसे
बढ़ता था, मतलब हम सरफेस ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते थे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, वैल्यू ऑफ एच क्या होगा, बढ़ेगा। और वैल्यू ऑफ एच अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी किसके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ओके, जैसे जैसे ये h इंक्रीज हो, मतलब जैसे जैसे h ये ज्यादा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर ऊपर उठ रहा है, ओके, तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ये तो आपको पता ही है कितना होता है, और m उस ऑब्जेक्ट का मास, ये तीनों जब हम मिला देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, ये तो पता है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे अब h की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर उसी ऑब्जेक्ट के मैंने कहा रख दिया, अर्थ के सरफेस पे रख दिया, तो h कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया, सरफेस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि हाइट जो हमने फॉर्मूला यूज किया था mgh, h की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर h की वैल्यू 0 होगी तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट वही अगर उस ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे उसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोस्तों ये सब हमने पढ़ा था, ये हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है। बट अभी जो हमें देखना है वो हमें देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग है एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। ओके, दोनों बनता है, कैसे बनता है बताऊंगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आ रहा है, दोनों का फॉर्मूला हमें कैसे समझ में, ये फॉर्मूला कब यूज करने का, ये फॉर्मूला कब यूज करने का। तो ये भी सुन लो, ओके, ध्यान से सुनना। ओके, वैल्यू ऑफ एच, जो वैल्यू ऑफ एच है ये हाइट है, ये हाइट। ओके, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा रेडियस अर्थ है, कैपिटल आर लेते हैं, आपको पता है। ये जो वैल्यू ऑफ एच, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर है, ओके, ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, इधर, ओके। उस दिन मैंने बताया था दोस्तों, ये दोनों को टोटल मिला के क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। और ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, ये ऐसा लिख देता हूँ एच। ओके, अर्थ सरफेस इसका हाइट, और दोनों का अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिखूंगा, स्मॉल आर। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना, वैल्यू ऑफ एच इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ एच इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। और जी जो हो, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम वहां यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mgh। क्या यूज करेंगे, mgh। क्या बोला दोस्तों में ध्यान देना, वैल्यू ऑफ h मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, सरफेस से इतना दूरी पे, वैल्यू ऑफ h is small as compared to radius of the earth, and J is constant, then we use किसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला, mgh। समझ में आ गया वो दोस्तों कि mgh यूज कब करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो हम नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, mgh कब यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ h इज स्मॉल एज कंपेयर टू, ये h किससे छोटा होना चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ से, और g कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। क्या यूज करेंगे, mgh। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि हम mgh वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से क्या होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस के अर्थ के रेडियस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर रेडियस के अर्थ से छोटा है देन वी यूज फॉर्मूला mgh। क्या यूज करेंगे, mgh। ओके, अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब वो बता दिया, पर अपना जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्या दोस्तों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों ये चीज आपको पता है कि जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट हाइट पे जाते इतने हाइट पे चला गया, इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब बहुत दूर चला गया, और बहुत दूर चला गया तो आपको ये फॉर्मूला भी पता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। चलो मेरा मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर चेंज करता हूं मैं। जी इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, g इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों अब आपको ये चीज पता है, मैं यहाँ स्मॉल आर ले लेता हूँ क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बाहर लेके जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का अर्थ से बाहर लेके जा रहा हूँ। दोस्तों अगर
वैल्यू ऑफ आर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया है, तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही बात है ना। वैल्यू ऑफ आर, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा और सरफेस से अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अर्थ का जो फोर्स होता है वो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, कम होता जाता है। ये तो चीज आपको पता है क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, कहाँ, किससे, फ्रॉम द अर्थ सरफेस से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होने वाला, मतलब जीरो। उसको क्या कंसीडर करते हैं हम, जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे किससे, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेंगे, जीरो लेंगे। सही बात है दोस्तों। अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो बेचारा अर्थ थोड़ी इस पे फोर्स लगा सकता है, ये सोचने वाली बात है भाई। वो थोड़ी इस पे फोर्स लगा सकता है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। तो वैल्यू ऑफ मतलब किसका वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लेंगे हम, जीरो। वही दोस्तों अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस के कंपैरिजन में अब हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइट कम हो रहा है। जब हाइट कम हो रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जीरो, और इन्फिनाइट डिस्टेंस से अगर कम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को, वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। दोस्तों याद रखना, अगर इन्फिनाइट पे है देन वी टेकन एज अ जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लेंगे, जीरो। अगर इन्फिनाइट से कम है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस। जीरो से कम लेंगे, जीरो से क्या लेंगे, कम लेंगे। जीरो से कम लेंगे मतलब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब एक एक चीज़ पढ़ के आपको बताता हूँ पूरा चीज़। बस वो फॉर्मूला लास्ट में बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो एक एक चीज़ें लेके मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पहले बता दिया कि जो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड है, बट क्यों स्टोर्ड है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और इट्स पोजीशन, उसके स्टेट के कारण और उसके पोजीशन के कारण। और ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है, वैसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये चीज आपको पता है कि जैसे से वो ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो ये टोटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो कांस्टेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ये भी कांस्टेंट होता है। अगर मैं ये इस हाइट को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। दोस्तों पता है, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऊपर भी जाएगी तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसकी वैल्यू ऐसी ही रहेगी। तो ये कांस्टेंट है, वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, ये भी क्या कांस्टेंट है, और इसके साथ एच को मल्टीप्लाई करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर अर्थ पे है, अर्थ पे तो हाइट क्या हो जाता है, जीरो। अगर अर्थ पे है कोई भी ऑब्जेक्ट तो हाइट क्या होगा, जीरो। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा क्या होगा, जीरो। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर, सरफेस ऑन द अर्थ क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। तो यहां से बढ़ता हूं, इट इज रिलेटिव, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हाइट पे बढ़ता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। हाइट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। इट इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो एट अ ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि mgh कब तक यूज कर सकते हैं, mgh कब तक यूज कर सकते हैं, तो फटाफट कमेंट्स पे लिखो। mgh तब तक यूज कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ h है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में। रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में ये वैल्यू ऑफ h क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और g क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वहां तक हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वही तो लिखा हुआ है, व्हेन h इज स्मॉल compared to the radius of the earth and g is constant, so we can use formula mgh। ओके, होना चाहिए दिमाग में, सर ये कब तक यूज करेंगे, हाइट कहां तक बढ़ना चाहिए, हाइट कहां तक रहना चाहिए कि अर्थ की हाइट से छोटा ही होना चाहिए, तभी तक हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, आगे हमें पता है। इफ एन ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। बता चुका हूं मैं कि अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे वैल्यू ऑफ जी थोड़ी एक्ट होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे, फोर्स कैसे एक्ट होगा, नहीं एक्ट होगा। उस अर्थ इतना फोर्स लगा पाएगा, ऐसा होता तो जितने भी प्लैनेट है सब पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाता। बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है दोस्तों, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू जी की वैल्यू क्या हो जाती, कम होती जाती। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने इनवर्स रिलेशन यहाँ बताया आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ the value of g is a zero, so that earth's gravitational force does not act on that object, hence the value of potential energy is zero. Okay,
इन्फिनाइट डिस्टेंस पे वैल्यू ऑफ जी, आपको पता है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है कि उसके ऊपर जी एक्ट ही नहीं होता, और जी एक्ट ही नहीं होता तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। ओके, और मैंने बताया कि स्मॉलर डिस्टेंस और हाइट, मतलब अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस से जो हाइट थोड़ी कम है, ओके, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर 0, अगर उससे कम है तो हम क्या लेंगे, उस वैल्यू को लेंगे माइनस, 0 से कम लेंगे, मतलब क्या होगा, माइनस। फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस और हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। ओके, जो उससे कम होगा। दोस्तों यहां देखना, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब h क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू रेडियस, तो हम ये यूज करेंगे। ओके, और ये सब कब यूज करेंगे, जब इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला गया। इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या था, 0। इन्फिनाइट डिस्टेंस के अंदर है, तो हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू को, हम क्या, जो भी वैल्यू आएगी लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा मतलब क्या होगा, माइनस। फॉर अ स्मॉलर डिस्टेंस और हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0, देन दैट इज नेगेटिव। ओके, अब दोस्तों अब एक फॉर्मूला इसे बना लेंगे हम फटाफट, मैं बना के बताऊंगा इधर, चलो इधर। When an object is at height h, मान लो ऑब्जेक्ट हाइट h पे है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, h हाइट पे है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन पोटेंशियल एनर्जी, देन उसका वहां लिखना चाहिए अर्थ, हाँ, अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, या तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, जैसे नॉर्मली आपको पता है दोस्तों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh। बट दोस्तों अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनाइट से कम है, तो हम वहां वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस mgh। ओके, माइनस mgh, क्या लेंगे, माइनस mgh। अब मार्कर यहां दोस्तों मैंने r प्लस एच क्यों लिखा है ये बताता हूं, mgh होता है, ओके, mgh होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। बट ऑब्जेक्ट कहां है दोस्तों, ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये मैं थोड़ा अर्थ छोटा बना रहा हूं तो आप, ओके, और ऑब्जेक्ट हमारा है हाइट h पे है, तो ये r प्लस एच, इसीलिए मैं डिस्टेंस, ये h मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस एच, इसलिए मैंने इस h के जगह पे यहाँ क्या लिखा, r प्लस एच। mgh टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये रेडियस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये रेडियस इन्फिनाइट से थोड़ा कम है, तो फॉर्मूला हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगेगा। इन्फिनाइट से हाइट कम है उस ऑब्जेक्ट का, इसीलिए हम फॉर्मूला में क्या यूज करने वाले हैं, माइनस। ओके दोस्तों ध्यान देना, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, इसीलिए मैंने h की जगह पे क्या यूज किया, r प्लस एच, क्या यूज किया, r प्लस एच। ओके, अब दोस्तों आगे, मार्कर ही नहीं चल रहा हमारा। अब g दोस्तों, आपका g का तो हमने फाइंड किया था, g क्या होता है, gm अपॉन r स्क्वायर। ये देखो, जो हम ग्रेविटी का लिखते थे, मतलब अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते थे तो r स्क्वायर। ओके, बट दोस्तों अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनाइट से नीचे है, मतलब कि बहुत ऊपर है, समझ लो, ऐसा समझ के चलो कि ऑब्जेक्ट से बहुत ऊपर, इन्फिनाइट पे नहीं है, इन्फिनाइट से कम है बट बहुत ऊपर है, इसीलिए अर्थ का डिस्टेंस, ये अर्थ का रेडियस और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्टेंस, तो इसीलिए gm अपॉन r स्क्वायर होता है। बट हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम क्या लिखेंगे, r प्लस एच का स्क्वायर। क्यों r प्लस एच का स्क्वायर लिखा दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, gm अपॉन r होता है, वो r किसके लिए होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, पर ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो इसका हाइट r प्लस एच, दोनों का हाइट लेके मैंने यहाँ r प्लस एच लिखा हुआ है, क्या लिखा है, r प्लस एच। तो दोस्तों हमें g की वैल्यू पता है, अभी हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं माइनस, दोस्तों ये अलग है, हाँ ये अलग है, माइनस m, g की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, gm r प्लस एच का स्क्वायर इंटू r प्लस एच। ओके, m g की वैल्यू कितनी आ गई, gm अपॉन r प्लस एच स्क्वायर। r प्लस एच स्क्वायर क्यों लिया दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, रेडियस ऑफ द अर्थ, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसीलिए दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी बाहर है इसलिए दोनों को मैंने प्लस किया, उसको स्क्वायर किया है, और यहाँ भी क्यों लिखा मैंने बता दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाहर है तो इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस h नहीं लेते, क्या लेते, रेडियस, और उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ एक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस m इंटू जी एम
और नीचे 2 था तो एक बच जाएगा r प्लस एच। ओके, तो इन शॉर्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन r प्लस एच। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। देखो m g की वैल्यू क्या है, ये g की वैल्यू है तो GM अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, और आगे ये वैल्यू कैसे मिली मैं बता दिया हूँ, h था पर ये वैल्यू कैसे मिली, तो r प्लस एच, दोनों को मैंने ये ऊपर r प्लस एच जिसका पावर था 1 था, इसका पावर क्या 2 है, तो कैंसिल किया तो हाँ एक बच जाएगा, तो क्या बचा माइनस एन GM अपॉन r प्लस एच। अब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा, माइनस g को पहले लिख दिया, m को पहले लिख दिया, और स्मॉल m को बाद में सिस्टमेटिक ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई वो नहीं है, बट सिस्टमेटिक थोड़ा अच्छा लगता है, माइनस GM अपॉन r प्लस एच। तो दोस्तों ये पूरा हो गया, ये पूरा किसके लिए हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी, ये आप देखने वाले दोस्तों, और वो भी बहुत सिंपल है, और इसी के साथ हमारा लेसन खत्म हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी के साथ। तो चलो देखते हैं लास्ट टॉपिक दोस्तों। अब हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो जाए कि वो किसको ओवरकम कर दे, वो किसको ओवरकम करे, पुल डाउनवर्ड फोर्स, जो अर्थ के द्वारा पुल डाउनवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसको क्या करे, ओवरकम करके वो अर्थ की ग्रेविटी से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटी से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। और ऐसी जो मैंने उस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी है, इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो कि वो किसको ओवरकम कर दे, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, भाई तेरा फोर्स किसी काम करने में बाहर निकल जाओगे, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से को ओवरकम कर जाए। कौन ओवरकम कर जाए, वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी है, इतनी बढ़ा दी है कि वो किसको ओवरकम कर पा रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को, मतलब पुल डाउनवर्ड फोर्स बाय द अर्थ, जो अर्थ से फुल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको क्या कर दे रहा है, वो ओवरकम कर दे रहा है, दबा दे रहा है, और कहाँ निकल गया, वो बाहर निकल गया, और फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में वापस ना आ सके। ऐसे जिसके अंदर, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो दोस्तों वही तो लिखा हुआ है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ। मतलब किसको ओवरकम करे, किसको ओवरकम करो, फटाफट बताओ, ओवरकम किसको करे, डाउनवर्ड, जो अर्थ हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगा है उसको ओवरकम कर दे, और ओवरकम करके क्या करे, बाहर निकल जाए, एस्केप द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, फिर से वापस अर्थ पे गिर ना जाए। मतलब ऐसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो हमने वेलोसिटी किसी भी रॉकेट पे लगाया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज की, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी पावरफुल नहीं हो पाती कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर पाए, तो एक लिमिट तक जाते जाते फिर से वापस गिर जाता है। तो हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी बढ़ानी है कि वो पूरी तरह से ओवरकम कर जाए, किसको ओवरकम कर जाए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो उसका पुल डाउनवर्ड फोर्स है उसको अपोज कर जाए। अगर हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी होती ना, हमारी इनिशियल वेलोसिटी इतनी तेज होती, तो हम भी ओवरकम करके निकल जाते। ओके, तो दोस्तों, और ऐसी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। विल नॉट fall back on the earth, this velocity is called a escape velocity। escape, अर्थ से बाहर निकाल दो, इतना उसके अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दो कि अर्थ की ग्रेविटी से क्या चला जाए, बाहर चला जाए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, एक बार आओ, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद विच इट इज एबल टू ओवरकम किसको, द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड इट कैन एस्केप द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। तो दोस्तों अब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम काइनेटिक, अगर सरफेस अर्थ के सरफेस पे है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ एस्केप वेलोसिटी यहाँ लिख दो, इसलिए यहाँ लिख दो ई मतलब एस्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने देखा था, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोस्तों क्या था, माइनस GMM अपॉन R दोस्तों मैंने क्यों लिखा, आपको पता रहना चाहिए। R इसलिए लिखा क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए मैंने R लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब टोटल एनर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 mv² E प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, GMM अपॉन R।
तो दोस्तों टोटल कितना आ जाएगा 1/2 mv² प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा Gmm/r। ओके, अब दोस्तों एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये पूरा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो दोस्तों आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी Gmm/ इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 0 + 0 0। ओके दोस्तों, तो सरफेस पे हमने काइनेटिक एंड पोटेंशियल देख लिया, टोटल एनर्जी देख लिया, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे देखा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी तो क्या होगा, 0 होगा, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एस्केप वेलोसिटी मतलब पता है, एस्केप वेलोसिटी मतलब दोस्तों फिर से बता रहा हूं, एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी इंक्रीज कर दो कि वो किसको ओवरकम कर जाए, किसको ओवरकम करे, पुल डाउनवर्ड फोर्स बाय द अर्थ, जो अर्थ पुल डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको पुल कर जाए, और फिर वो कहाँ निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, एस्केप हो जाए, बाहर ही निकल जाए, और फिर वापस अर्थ की ग्रेविटी में ना आ पाए, वापस ना गिर जाए, इतना उसका और इसी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो दोस्तों ये लेसन पूरी तरह से खत्म होता है, ग्रेविटेशनल लेसन पूरी तरह से मैंने खत्म कर दिया, पूरा अच्छी तरह से मैंने बता दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे नेक्स्ट लेसन लेना है कि न्यूमेरिकल पहले करवाओ। मेरा तो यही रहेगा कि पहले मैं लेसन करवा दूं, क्योंकि लेसन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल का पार्ट एक साथ स्टार्ट करूंगा, तो उस समय आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो मैं देखता हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा जैसे मुझे करना है। बस आप इतना करो कि जितना हो रहा है उसको पूरी तरह से करते जाओ, पूरी तरह से अच्छे से करते जाओ। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों आप तो हमारा वीडियो देख ही रहे हो, कुछ लोग और भी हैं जो हमारे वीडियो के लिए एक्साइटेड रहते हैं। कुछ लोग, आप समझ सकते हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किस लिए एक्साइटेड रहते हैं, इतना इशारा आपके लिए काफ़ी है। आप लोग इसलिए अपना प्यार बनाए रखो, आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो भी हमारे वीडियो का बहुत वेट करते हैं। और किस लिए करते हैं समझ सकते हो, इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बाकी हम देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।